Hello guys, I hope you're doing great. This is Imran from Best Way and welcome back to my channel. गाइस लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था जो नीदरलैंड की वर्क वीज़ा की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो क्या होती है। और जो आज की वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा और आपको अपने पास से प्रोवाइड करने हैं फॉर फाइलिंग द वीज़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैंने इसमें वो सारा कवर किया हुआ है जो आपको चाहिए होगा। सो गाइस जो इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर आपके लिए हार्ड वर्क करूं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, देन आपको एग्जैक्टली मालूम हो पाएगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर फाइलिंग द वीज़ा। सो गाइस इसके लिए चलना होगा मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। लेट्स गो देयर। सो गाइस ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। इसमें मेंशन किया गया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा अपने एंड से और कौन से आपको अपने एंड से प्रोवाइड करने हैं। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर देगा उसमें इंक्लूड है ऑफर लेटर, सपोर्ट लेटर, IEA विच इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री फॉर्म, स्किल मैच रिपोर्ट एंड एन एडवर्टीजमेंट कॉपी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास से प्रोवाइड करने हैं उसमें इंक्लूड है वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फुल मेडिकल विद चेस्ट एक्सरे, PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड लास्ट पासपोर्ट कॉपी। सो डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपको प्रोवाइड करने हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए। अब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअली दिखाता हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें क्लॉज होते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफ़र लेटर है कंपनी का, जो कि कंपनी के लेटर हेड पर ही होना चाहिए, जिस पर कंपनी का नेम, उसका ऑफिशियल एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होती हैं। इस पर ये मेंशन किया गया होता है कि एम्प्लॉयर आपको कौन सी पोजीशन देख रहा है और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। ये मस्ट है। अगर आप इसको किसी एक टाइम फ्रेम में साइन करके रिटर्न नहीं करते हैं तो ये लेटर विड्रॉ हो जाएगा। इन केस अगर कोई चीज़ चेंजेस आप चाहते हैं तो वो भी इसमें मेंशन दिया होता है कि आप रिटर्न कर सकते हैं और एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। देख रहे हैं ये सपोर्ट लेटर है, ये भी कंपनी के लेटर हेड पर ही होना चाहिए और जिस पर सारी लीगल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस पर जो एम्प्लॉयर मेंशन करता है वो ये मेंशन करता है जो उसने एडवर्टीज़मेंट दी थी तो वहाँ से उसको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया बट वो आपको ही लेगा क्योंकि आपके पास वो स्किल्स और वो आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है। ये भी कंपनी के लेटर हेड पर ही होना चाहिए विद ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स कंपनी की। इसमें जो एम्प्लॉयर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है जो कि एक कंट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है और वो टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करते हैं। तो बेसिकली जो मेन चीज़ होती है इसमें वो फोकस करने वाली होती है कि आपका एम्प्लॉयर ने आपको क्या पोजीशन दी हुई है, इसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल टाइम है या नहीं, आपका प्लेस ऑफ वर्क क्या है, इसमें आप कितने आवर वर्क करेंगे, आपको कितनी ब्रेक मिलेगी, आपका एनुअल पैकेज कितना है और वीकली सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन होंगी। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपने कंपनी के लिए कोई एक्सपेंसेस किए हैं अपने पास है तो वो कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी। कंपनी ने आपको मोबाइल डिवाइस दिया है नहीं दिया है, आपकी पे रिव्यूज़ भी होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी पे इंक्रीज़ भी हो जाएगी, वो कितनी ड्यूरेशन में होगी। साथ ही साथ आपकी पब्लिक हॉलीडे कितनी अकर हो रही हैं, इसमें आपकी एनुअल लीव्स जो हैं वो कितनी अकर हो रही हैं एक साल में। अगर एनुअल क्लोज डाउन होता है क्रिसमस के टाइम तो एम्प्लॉयर को कितने दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपकी सिक लीव कितनी है 6 मंथ में। अगर आप मेडिकल लीव लेना चाहते हैं तो आपकी मेडिकल लीव कितनी अगर होती है उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपकी पेरेंटल लीव जो है वो आप कितनी ले सकते हैं। और जो होता है जनरल प्रोविज़न होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी आ गया आपका और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है प्रॉपर, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो इस पर ये सारे आप क्लॉज देख सकते हैं, इन्हें एक बार गो थ्रू ज़रूर करें साइन करने से पहले। इसमें आपका टर्मिनेशन की क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन की गई है। रिटेंडेंसी की क्या प्रोसेस है, अगर एंडिंग एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, कोई सीरियस ऐसा मिसकंडक्ट तो आपने नहीं किया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अगर सस्पेंशन का मैटर है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं फाइनल सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक स्टैंडर्ड होती हैं जो कि हर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आपको मिल जाएंगी।
इसमें इसके साथ ही आपको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी होती है और उसके बाद आपने इस चीज़ को साइन करके रिटर्न कर देना होता है, ठीक है। ये जो है ये पूरा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ये अराउंड 13-14 पेजेस का होता है, ठीक है। तो गाइस इसको आप साइन करने से पहले एक बार केयरफुली रीड ज़रूर करें, क्योंकि ये एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके एम्प्लॉयर को बाइंड करता है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म है और इसका नंबर है INZ1113, ठीक है। ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना ही करना रहता है, इसके बिना वीज़ा नहीं लगता। जो फर्स्ट सेक्शन होता है इसमें सारी एम्प्लॉयर की डिटेल्स रहती है, जिसमें कि उसका बिज़नेस नेम क्या है, क्या उसकी पोजीशन है, कितने टाइम से वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, उसके ईमेल एड्रेस, उसका टेलीफ़ोन नंबर, कितने एम्प्लॉय अभी उसकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर होती है। साथ ही साथ उसमें ये भी मेंशन किया गया होता है, जो सेक्शन बी आप देखेंगे कि उसने जो पोजीशन दी है उसका टाइटल क्या है, वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, कितने आवर वो वर्क करेगा, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन होती है। अगर आप सेक्शन 3 पर जब आएंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंड रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपने लेवल से पूरा ट्राई किया या नहीं किया न्यूजीलैंड रेजिडेंट या सिटीजन्स रिक्रूट करने के लिए। अगर हाँ तो उसने क्या प्रूफ वो दे रहा है, ठीक है। तो इस पर आप साफ देखेंगे अटैच एविडेंस, इसका मतलब एम्प्लॉयर ने कुछ ना कुछ प्रूफ दिया है। तो ये सारी चीज़ एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म पर मेंशन होती है। लास्ट जो है डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर साइन करेगा किस डेट में क्या उसकी पोजीशन है और साइन करके वो आपको दे देगा। ये गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये सी की एडवर्टीज़मेंट है, जो कि एम्प्लॉयर को लोकली भी एडवर्टाइज़ करना पड़ता है कि अगर वर्क एंड इनकम से उसको कोई एम्प्लॉय नहीं मिला देन वो ट्राई करेगा कि जो इमिग्रेंट्स ऑलरेडी न्यूजीलैंड में वो उनमें से ट्राई करे, ठीक है। तो उसने ये एडवर्टीज़मेंट पोस्ट की हुई थी। ये एडवर्टीज़मेंट आप देखेंगे इसमें क्रिएटेड की गई थी 25 मई 19 में और एक्सपायर हुई है 19 जून 19 में। लमसम 1 महीने ये एडवर्टीज़मेंट चलती है, ठीक है। इसमें 25 एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे स्टेट्स तो इसमें 22 इनबॉक्स दिखा रहा है, ठीक है। बाकी एक दिखा रहा है, नहीं ओवरऑल 25 एप्लीकेंट्स थी, जिसमें से 3 शॉर्टलिस्ट हुए थे, 3 में से देन 2 इंटरव्यू के लिए और 2 में से 1 को ऑफर लेटर दिया गया। सो गाइस ये सारा चीज़ें एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी रहती हैं आपको जब अपना वीज़ा फाइल करेंगे, और ये सारी चीज़ आप इमिग्रेशन में अटैच करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि ये सारे आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। एम्प्लॉयर को भी प्रूफ करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि न्यूजीलैंडर सिटीजन्स के लिए और रेजिडेंट्स के लिए उसको वहाँ से नहीं मिला, देन उसने ट्राई किया लोकली रिक्रूट करने के लिए जो इमिग्रेंट्स ऑलरेडी न्यूजीलैंड में थे, वो भी नहीं मिले, देन वो आपको ये पोजीशन दे रहा है, ठीक है। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये स्किल मैच रिपोर्ट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ये बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना रहता है, और बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट जाती है वर्क एंड इनकम में जाती है सीधा। इस पर जो फर्स्ट लाइन देखेंगे आप साफ लिखा हुआ डिड एम्प्लॉयर वांट टू लिस्ट वैकेंसी विद वर्क एंड इनकम, यस। इसके नीचे उसकी आईडी आती है और ये जो रिपोर्ट रहती है वो 3 मंथ तक ही वैलिड रहती है। नीचे आपके देखें कॉन्टैक्ट एंड जॉब डिटेल्स, कौन सा कंपनी है जो इसको लिस्ट कर रही है, उसका ट्रेडिंग नेम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन होती है। फिर नीचे आता है वो कौन सी पोजीशन मेंशन करना चाहता है, जॉब टाइटल क्या, जॉब लोकेशन है, कितना वो वेजेस पे करेगा, कितने आवर वर्क है, ठीक है। और साथ ही साथ कितनी पोजीशन मेंशन की गई हैं। इसके नीचे आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस पर वो सारी चीज़ मेंशन की गई होती है कि उसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या होना चाहिए। इसके नीचे आप देखेंगे मेंशन किया गया सुटेबल क्लाइंट लोकली फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। तो ये बेसिकली क्या है, वर्क एंड इनकम की तरफ से है। तो उन्होंने येस और नो, इसमें दोनों ऑप्शन थे, उन्होंने नो मेंशन किया है क्योंकि वो अपने पास से कोई भी क्लाइंट कैंडिडेट नहीं दे पाए एम्प्लॉयर को। ट्रेनेबल क्लाइंट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, वो ऐसा भी कैंडिडेट नहीं दे पाए जिसको ट्रेनिंग दे दी जाए और जिसको रिक्रूट कर लिया जाए। लास्ट देखेंगे आप मार्केट इंटेलिजेंस, इसमें मेंशन किया गया है द एडवर्ड ऑन आवर जॉब सीकर वेबसाइट हैज़ नॉट अट्रैक्टेड एनी सुटेबल कैंडिडेट्स
and we have been unable to source any appropriate applicants through our database। यानी उनके पास कोई ऐसा क्लाइंट कैंडिडेट नहीं है जिसे वो एम्प्लॉयर को दे सके, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने जो ये पोस्ट किया था वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए किया था, ठीक। और ये जो चीज़ है वो ये एम्प्लॉयर के पास ही आती है, ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये एम्प्लॉयर से आप ले सकते हैं वीज़ा फाइलिंग। गाइस, ये आपका वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं देन आपको ये फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पेपर बेस्ड कर रहे हैं देन आपने ये फॉर्म सबमिट करना है। इसका नंबर है 1015, ठीक है। जो इसमें एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड करने रहते हैं, ऑल एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मैंडेटरी हैं, जो वीज़ा ऑफिसर रहेगा वो ये चेकलिस्ट पहले गो थ्रू करेगा, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सारे टिक किए हुए हैं देन वो आपकी प्रोसेस करेगा, अदरवाइज़ वो आपसे फिर क्वेरी करेगा और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए मांगेगा। देन जो इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें जो रहता है वो एसेंशियल स्किल ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब जो सेक्शन ए आता है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन होती हैं, जिसमें आपका नेम रहता है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी पासपोर्ट डिटेल सारी, ठीक है। सेक्शन बी जो है उसमें आपका एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के रेफरेंस नंबर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जो सेक्शन सी है उसमें आपका हेल्थ का रहता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहे। बेसिकली वो ज़्यादा फोकस करते हैं ट्यूबरक्लोसिस पर, टीबी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना रहता है विद चेस्ट एक्सरे, ठीक। ये जो अगर आपने 36 मंथ से पहले कराया तो वो आपका इनवैलिड है। अगर विद इन 36 मंथ कराया है आपने तो वो आपका वैलिड रहेगा। तो ये सारे क्लॉज आपको एक बार गो थ्रू करने, इसमें आपको सारा लिखा रहता है कि आपने फुल मेडिकल कब कराना है, चेस्ट कब कराना है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन कर इसमें मिल जाएगी, सारी चीज़ इसमें मेंशन रहेगी। इसके बाद आपका रहता है कैरेक्टर, कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, ठीक है, आप कोई चार्ज तो फेस नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपका पहले कभी वीज़ा तो रिफ्यूज़ नहीं हुआ किसी अदर कंट्री के लिए, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी रहती है। साथ ही साथ आपको पीसीसी प्रोवाइड करनी रहती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल के अंदर अगर आपने पीसीसी कराई है देन आपको पीसीसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा हो गए देन आपको पीसीसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको अपने कंट्री से भी और आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ से भी, ठीक है। इसमें क्या है, सेक्शन ई में एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिफ़िकेशन, कि आपने अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने की हुई है आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड या इनसाइड न्यूजीलैंड, ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन करनी रहती है। अब जो सेक्शन एफ है उसमें जॉब ऑफ़र है कि आपको कौन सी कंपनी जॉब ऑफ़र दे रही है, ठीक है, उसकी एम्प्लॉयर का नेम आता है, उसका सारा एड्रेस, उसका जो भी उसकी पोजीशन है, क्या आपको जो ANZ SEO का कोड है वो सारी चीज़ इसमें फिल करनी रहती है। इसके बाद आता है ये जो सेक्शन जी है वो हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, वो वर्क टू रेजिडेंसी के लिए। और जो साउथ आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो 2 आइलैंड में, साउथ और नॉर्थ। सो जो साउथ आइलैंड कंट्रीब्यूशन में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए। और जो लास्ट सेक्शन आता है डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट्स, ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ गो थ्रू करनी, टर्म्स एंड कंडीशन, देन आपको साइन करना है और आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो सेक्शन आया है बेसिकली इसमें क्या है, इमिग्रेशन एडवाइज़र डिटेल। अगर आप किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू ये वीज़ा लगाते हैं देन उसकी सारी लीगल इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन की जाएगी। और जो सेक्शन जे है इसमें अगर आपको कोई पर्सन हेल्प कर रहा है तो उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है पेमेंट का सेक्शन, कि आपका जो पेमेंट है वो मोड क्या है, जो आपको फ़ीस पे करेंगे वो आपको कैसे पे करनी है, ठीक है। सो ये जो गाइस ये पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपको फिल करना रहता है अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं। अगर आप पेपर बेस्ड नहीं दे रहे हैं देन आपको डेफिनेटली नहीं करना, देन आपको सारी ये चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगी। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिकल होता है। राइट हैंड कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे NZER, इस पर एक नंबर लिखा रहता है जो कि आपको ये रिसीप्ट मिलेगी जब आप मेडिकल कराएंगे, और वो रेफरेंस नंबर आपको इमिग्रेशन में जब वीज़ा फाइल करेंगे तो आपको मेंशन करना रहता है, ठीक है। इस पर आपकी सारी लीगल इन्फॉर्मेशन रहेगी। और ये नीचे जो एग्ज़ाम है मींस जो चेकअप है, ये सारे चेकअप आपको कराने रहेंगे, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर है, ये प्रॉपर ई मेडिकल होता है, ठीक है। और इसकी आपकी एक कॉपी आपको मिल जाती है और एक कॉपी डायरेक्टली इमिग्रेशन में अपलोड हो जाती है, जिससे वो ईज़िली ट्रैक कर लेते हैं कि इस रेफरेंस नंबर से आपका मेडिकल हुआ है। गाइस, ये जो देख रहे हैं आप, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और ये आपको लेना रहेगा फॉर अप्लाइंग द वीज़ा, ठीक है। तो ये अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं देन आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये पीसीसी ईज़िली मिल जाएगी। सो गाइस, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा फाइलिंग के लिए। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करेंगे देन अपना वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। इन केस अगर कोई आपका एजेंट वीज़ा फाइल कर भी देता है तो वो वीज़ा जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट मैं आपको ये भी बता दूं जो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कितनी होती है। इसमें जो आपका मेडिकल फ़ीस रहेगी वो $450 रहेगी न्यूजीलैंड करेंसी में, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पे करना होगा वीज़ा फ़ीस जो कि $495 न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके साथ अगर आप न्यूजीलैंड में हैं देन आपको $40 to $50 रहेगा पीसीसी का। अगर आप इंडिया में हैं देन $500 लगता है। सो जो टोटल कॉस्ट होती है वीज़ा को फाइल करने वो $1000 लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। अगर आप अपना वीज़ा किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू लगाते हैं देन वो $2 से $3000 पे करेगा। तो गाइस, ये जो अमाउंट है ये अपना सेव कर सकते हैं अगर आप अपनी वीज़ा फाइलिंग खुद कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी गाइस उसमें मैं कवर करूँगा कि आपको कौन से वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँच जाए, ठीक है। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरीज है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा से रिलेटेड और जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम चल रहा है या PNPs का प्रोग्राम चल रहा है कनाडा के लिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे, बाय।